हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे आप लोगों के साथ में अकाउंट्स की पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोगों के पास में हम लोग अपने कॉमर्स के यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज को कवर करेंगे। ये जो यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज हैं, ये आप लोगों को कॉमर्स के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हेल्प प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। सो हियर वी हैव ए फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो है हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है देखिएगा। तो ये हम लोगों के पास में क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है ये आप लोगों के पास में ASB ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है ये हम लोगों के पास में कब एस्टेब्लिश हुआ है। तो ये कब आप लोगों के पास में एस्टेब्लिश हुआ था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड 1977 में एस्टेब्लिश हुआ है। और इसी के साथ में एक और क्वेश्चन हम लोगों के पास में आता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश हुआ है, ऑन 1 जुलाई 1949 को ये हम लोगों के पास में एस्टेब्लिश हुआ है। ओके, और जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने किस चीज को पब्लिश किया है, इन्होंने क्या इशू किया है, तो याद रखिएगा इन्होंने क्या इशू किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ASB बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के पास में आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ओके, जो ICAI है, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने किसको बनाया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू किया है। और किसने किया है इसके अंदर, ASB ने। ठीक है, मतलब कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किसको बनाया है, ASB को बनाया है, 1977 के अंदर बनाया है। और इन्होंने किसको इशू किया है, AS को इशू किया है। और ये खुद कब बना है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया 1949 में बना है। एक और फेमस क्वेश्चन हम लोगों के पास में कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, हम लोगों के पास में अलग अलग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ना, तो ये किनके द्वारा दिए गए हैं। तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रहते हैं, ठीक है, तो लूसो पैकोलोली जो है वो कौन है, फादर ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग है। उन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी, कब पब्लिश करी थी, 1494 के अंदर, डबल बुक कीपिंग के ऊपर। ओके, तो जो अमेरिकन, याद रखिएगा, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट क्या है, द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने क्या क्रिएट किया है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड को क्रिएट किया है। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया, क्या है हम लोगों के पास में, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने किसको क्रिएट किया है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड को एस्टेब्लिश किया है। कब एस्टेब्लिश किया है, 1959 के अंदर एस्टेब्लिश किया है। जिन्होंने किस चीज को इशू किया था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को इशू किया है। क्लियर हो गया। तो और फिर हम लोगों के पास में क्या आया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आया है। क्या आया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसने क्या किया है, रिप्लेस कर दिया किसको, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड को। कब रिप्लेस किया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड को, 1973 के अंदर। मतलब कि अब कौन गवर्निंग बॉडी है, FASB, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसने इशू किए हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने। वो कब एस्टेब्लिश हुआ, 1949 के अंदर हुआ है। ठीक है, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किसने दिए हैं, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने किसको क्रिएट किया था, APB को क्रिएट किया था, दैट इज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड को 1959 में, जिसको बदल कर क्या आया, FASB आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। X और Y जो है ये क्या है, आप लोगों के पास में पार्टनर है फर्म के अंदर। ओके, उन्होंने विड्रॉ किया 1500 एंड 1000 रिस्पेक्टिवली ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ फॉर ऑल द 12 मंथ ड्यूरिंग 2009। तो विड्रॉ कर रहे हैं 15th ऑफ द मंथ। तो यहाँ पे आप लोगों के पास में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला रहता है वो आप लोगों के पास में क्या रहता है कि हम लोगों के पास में कितनी ड्रॉइंग्स की गई हैं, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है किसके साथ में, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में, फिर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है किसके साथ में, टाइम पीरियड के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों के पास में जो X की ड्राइंग है वो कितनी है,
1500 ड्रॉ किया है, 12 महीने विड्रॉ किया है, तो 1500 इंटू में 12, तो यहाँ पे हम लोगों के पास में कितना आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है हम लोगों के पास में, 10% है। टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड को निकालने के लिए हम लोगों के पास में क्या फॉर्मूला रहता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, ठीक है, पहली ड्रॉइंग निकाली, उसके बाद में कितना टाइम बच गया, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, लास्ट ड्रॉइंग निकाली, कितना टाइम बच गया, उसको किससे डिवाइड कर दिया जाता है, 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो पहले उसने सपोज फर्स्ट ऑफ जैन को निकाली होगी, अगर हम लोग ये मानते हैं कि फर्स्ट ऑफ जैन से हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट 15th ऑफ जैन को निकाली, तो कितना टाइम बाकी रह गया, 11.5 महीने बाकी रह गए। लास्ट ड्रॉइंग कब निकाली, 15th ऑफ दिसंबर को, कितने महीने बाकी रह गए, हाफ मंथ बाकी रह गया, डिवाइड बाय 2, तो 12/2, तो ये आप लोगों के पास में कितना आ जाएगा, 6 मंथ आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 मंथ अपॉन में 12 जरूर करना है टाइम पीरियड के लिए, तो यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या आंसर आ जाएगा, 2 9 18, तो ये 900 आ जाएगा। 900 आते ही हमको पता चलेगा कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। दूसरा भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हर टाइम विड्रॉ किया, 12 मंथ है तो 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम पीरियड वही 6 मंथ, तो ये आप लोगों के पास में कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। क्लियर हो गया। और याद रखिएगा, अगर हर साल के मिड में निकाली जाती है, मतलब कि हर मंथ में मिड में निकालते हैं, ओके, हर मंथ में मिड में निकालते हैं तो कितने टाइम का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, 6 मंथ का होता है। अगर हम लोग एंड में निकालते हैं तो कितने का कैलकुलेट होता है, 5.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। टाइम पीरियड कितना आता है, 5.5 मंथ। और अगर हर मंथ के स्टार्ट में निकालते हैं तो कितने पीरियड का होता है, 6.5 मंथ का होता है, ठीक है। ये आप लोगों के पास में अगर मंथली विड्रॉ करते हैं तो हम लोगों के पास में आता है, अगर मंथली विड्रॉ करते हैं तो, ठीक है। और अगर क्वार्टरली विड्रॉ करते हैं तो वहां पे आप लोगों के पास में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर क्वार्टरली विड्रॉ करते हैं, हर क्वार्टर की मिड में, हर क्वार्टर के एंड में और हर क्वार्टर की स्टार्ट में, तो क्वार्टर की स्टार्ट में करते हैं तो आप लोगों के पास में क्रैम कर लीजिएगा, तो 7.5 मंथ का इंटरेस्ट लगता है। मिड में करते हैं तो मिड में 6 मंथ का आ जाएगा, और एंड में करते हैं तो ये आप लोगों के पास में 4.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द परचेज कंसिडरेशन होता है, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय एडिंग द वेरियस पेमेंट टू बी मेड। जब एक कंपनी दूसरे को क्या कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है या एक्वायर कर लेती है या मर्जर हो जाता है, तो जो एक कंपनी है वो दूसरी कंपनी को उसका परचेज कंसिडरेशन पे करती है, तो उसको निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो परचेज कंसिडरेशन हम लोगों ने कैलकुलेट करना है कि जो भी पेमेंट की जा रही है उस हिसाब से। तो मेथड जो होगा वो आप लोगों के पास में कौन सा होगा, लमसम, जहां पे एक ही बारी में सारी पेमेंट की जाती है, नेटवर्थ, नेट पेमेंट और वैल्यू ऑफ शेयर। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, सारी पेमेंट को दिया जा रहा है तो कौन सा बनेगा, नेट पेमेंट मेथड हो जाएगा। ओके, नेटवर्थ में हम देखेंगे कि एसेट्स कितनी है, उसमें से लायबिलिटी को माइनस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कंपनी क्या होती है आप लोगों के पास में, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लोन ने क्रिएट की है। ओके, तो कंपनी क्या करती है, वो पैसा कलेक्ट करने के लिए शेयर्स को क्या करती है, इशू करती है। तो जो शेयर्स को इशू किया जाता है तो उसकी क्या प्रोसेस होती है, सबसे पहले शेयर को क्या किया जाता है, इशू किया जाता है, ठीक है। इशू किया जाएगा तो और तो कहीं पे है नहीं इशू, तो ऑप्शन नंबर ए ही आप लोगों के पास में आंसर हो जाएगा। सबसे पहले शेयर्स को इशू किया जाता है, फिर एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, ठीक है। फिर कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर्स को शेयर क्या करती है, अलॉट करती है। फिर फर्स्ट कॉल आती है, फाइनल कॉल आती है, और फिर फॉरफीचर आता है। फॉरफीचर क्या होता है आप लोगों के पास में, जब कुछ शेयर होल्डर अपनी कॉल का पैसा नहीं दे पाते हैं तो उनके शेयर को फॉरफिट कर लिया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, फॉरफीचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसमें फाइनल अकाउंट्स में कौन से अकाउंट्स को इंक्लूड किया जाता है, बैलेंस शीट को, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को, प्रॉफिट और लॉस को, ट्रेडिंग को और पीएल एप्रोप्रिएशन को, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। हमें बताना है इसका सीक्वेंस कि पहले क्या प्रिपेयर किया जाएगा फिर क्या प्रिपेयर किया जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो सबसे पहले वो क्या फाइंड आउट करती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को फाइंड आउट करती है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से। फिर ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट से हमको क्या रिजल्ट निकल कर आता है, ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस निकल कर आता है।
फिर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है जो हम लोगों को नेट प्रॉफिट और नेट लॉस देता है। फिर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है प्रॉफिट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एंड लास्ट में हम लोगों के पास में क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट आती है। तो पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, देन ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस, फिर पीएल अप्रोप्रिएशन और देन बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट होती है वो फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। ओके और जो बैलेंस शीट होती है वो एज ऑन एक पर्टिकुलर डेट पे या एज एट एक डेट पे बनाई जाती है। सो दिस इज फॉर टुडे सेशन, होपफुली यू क्लियर ऑल द थिंग्स। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू टू एवरीवन।